हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2019 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2019 के मॉडल पेपर का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चों के पास ये जेन्युइन कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे इस क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है। देखिए, पुंकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं इस डायग्राम को बड़ा करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें कि देखिए, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट जब आप करेंगे, यानी उसको पुष्प को जब आप अनुदैर्ध्य के तरीके से काटेंगे, तब आपको एक देखने को मिलेगा स्टामेन। स्टेमेन होता है जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ये पौधे का मेल पार्ट है, यानी पुरुष भाग है। और स्त्री केसर होता है जिसको इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं और उसको हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। ये पौधे का फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र जैसे होता है उस तरीके से पौधों में ये होता है पिस्टिल। ओके, तो पोलेन। और आप बात करें स्टामेन की यानी पुंकेसर का, तो पुंकेसर को दो भाग में बांटा जाता है। ये है पुंकेसर हमारा। इस पुंकेसर को दो भाग में बांटा जाता है। उसमें एक परागकोश होता है ऊपर में, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं, और एक तंतु होता है जिसे हम लोग पूतंतु कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा ना। देखिए थोड़ा सा समझिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि देखिए, पुंकेसर जो होता है वो क्या है, स्टामेन है। और स्टामेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का। ठीक है, फीमेल नहीं, फ्लावर का। ओके, अब जो पुंकेसर होता है इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है एंथर जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं, और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, तंतु। और जो ये तंतु होता है, ये तंतु नीचे से जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, पुष्प दल से, यानी पेटल से। किससे, दल से। ओके, जिसको हम लोग दल कहते हैं। फिर स्त्री केसर यानी क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है स्टिग्मा जिसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर होता है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल को हम लोग वर्तिका कहते हैं। फिर होता है ओवरी जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना, पुष्प केसर और पुंकेसर और स्त्री केसर। तो अब यही पुंकेसर से क्वेश्चन है कि ये जो पुतंतु यानी स्त्री के पुंकेसर का जो तंतु है उसका निकटस्थ भाग क्या है। देखिए क्वेश्चन यही है ना। टेक 1 सेकेंड, इसको आराम से करते हैं। हाँ चलिए, अब हमारा क्या है, पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा क्या है। मतलब ये जो तंतु है उसका निकटस्थ सिरा क्या होता है। तो सभी को लगता है कि परागकोश होगा आंसर। क्यों, क्योंकि सबसे निकट में क्या है, पूतंतु के सबसे निकट में क्या दिख रहा है आपको, परागकोश दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसा बताता हूं कि ऐसा नहीं होता है, कि ये जो पूतंतु है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका स्टार्टिंग को ही ना हम लोग सबसे निकट वाला कहेंगे। तो स्टार्टिंग जो इसका सबसे निकट वाला होता है वो क्या होता है, दल होता है, यानी पुष्प दल होता है। और दूरस्थ भाग क्या होता है, तो परागकोश होता है। क्लियर, समझाना ये हम चाह रहे हैं कि देखिए, जो फिलामेंट है यानी पूतंतु है, इसका जो पूतंतु है उसका जो निकटस्थ भाग है वो दल होता है, और दूरस्थ भाग क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, निकटस्थ कैसे याद रखना है कि जो पूतंतु है स्टार्ट कहां से होता है, तो यहां से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग को हम लोग निकटस्थ भाग कहेंगे, इस कारण से जो दल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है, तो भैया पुष्पासन या दल से। उसी को पेटल को ही यहाँ पे हम लोग पुष्पासन भी बोल सकते हैं। तो इसी कारण से हो गया, या तो वो पुष्पासन से जुड़ा रहेगा या तो वो दल से जुड़ा रहेगा। क्लियर, समझ रहे ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पादपों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल, यहाँ पे मौलिक लिखा गया है सॉरी, लेकिन मैलिक अम्ल का संश्लेषण कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं C4 प्लांट्स के बारे में आपको कुछ दिखाता हूँ कि जो C4 प्लांट्स होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, CO2 का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन होता है। टेक 1 सेकेंड, CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो मीजोफिल सेल में होता है। किसमें
मीजोफिल सेल में होता है। और मीजोफिल सेल को हिंदी में हम लोग पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। और इसी मीजोफिल सेल में जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो मैलिक एसिड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? मैलिक एसिड, जिसको हम लोग मैलेट भी बोलते हैं। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कितने कार्बन का? 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो यही अब क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन यही है कि C4 पादपों में जो पत्तियों का CO2 का स्थिरीकरण होता है वो उस दौरान जो मैलिक अम्ल बनता है वो कहाँ संश्लेषण होता है? तो मीजोफिल सेल में होता है। आपने देखा कि ये जो मैलिक एसिड है, मैलेट है, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेल में हो रहा है। और मीजोफिल सेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पर्णमध्योतक कोशिका कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पर्णमध्योतक कोशिका में होता है। तो C4 प्लांट्स में जो CO2 का स्थिरीकरण भी अगर पूछ दे कि CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है, तो मीजोफिल सेल में होता है। मीजोफिल सेल कहने का अर्थ हुआ क्या? पर्णमध्योतक कोशिका में होता है। और पर्णमध्योतक कोशिका जो CO2 का फिक्सेशन होता है यानी स्थिरीकरण होता है तो किस रूप में करता है? तो 4 कार्बन वाले मैलिक एसिड के फॉर्म में करता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA अणु एवं हिस्टोन पर कुल आवेश होता है। जी देखिए, ऐसा है ना कि DNA अणु जो होता है वो क्या होता है? DNA नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। जबकि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आपके पास तो दोनों हो गया, धनात्मक भी हो गया, ऋणात्मक भी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। तो DNA कैसे याद रखेंगे? आपको क्लियर हो गया ना? अब याद कैसे रखेंगे? कंफ्यूजन क्यों? ऐसे क्या हो जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए सर जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो जी मैं बिल्कुल बताऊंगा कि जो DNA होता है उसमें आपको दिख रहा होगा N, दिख रहा है ना N? तो N के कारण क्या होता है? ये निगेटिव हो जाता है। देखिए ये याद करने का तरीका है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। DNA में N है तो इस कारण से वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन है मतलब P से प्रोटीन, तो P से पॉजिटिव होता है। तो मतलब हिस्टोन धनायन होता है और DNA ऋणायन होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से हो सके डायरेक्टली ये पूछ दे कि हिस्टोन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो भी आपको जवाब देना पड़ जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीनोम में जैव विविधता की प्रचुर मात्रा मिलती है? देखिए जैव विविधता मतलब क्या होता है? जैव विविधता इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहने का हुआ कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हों। तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा? बहुत तरह तरीके के जीव मिलेंगे जहाँ पे अधिकतर बारिश हो और ज़्यादा जहाँ घना वन हो वहीं पे होगा ना। तो इसी कारण से इसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता का प्रचुर मात्रा मिलती है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार मानसूनी वन में मिलती है। किसमें मिलती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार मानसूनी वन यानी रेन फॉरेस्ट में मिलता है। समझ में आ रहा है ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वन है, ऊपर से क्या हो रहा है? हर समय बारिश होते रहता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ बहुत तरीके के जीवों का रहना उचित हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। देखिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो देखिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्यों कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम? क्योंकि जो बच्चा कोई अक्सर होता है और बच्चे का स्किन का कलर नीला हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? नीला कहने का अर्थ हुआ ब्लू हो जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि स्किन का कलर क्या हो गया है? थोड़ा नीला हो गया है। समझ में आ रहा है ना? बच्चे का कलर, स्किन कलर नीला हो जाता है। इसका कारण होता है कि बच्चे के ब्लड में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या चीज़ की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से जो हीमोग्लोबिन है वो मेटा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। किसके कारण? मेटा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है विकट परिस्थिति आने पर, जिस कारण से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? मेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेटा हीमोग्लोबिन बनने के कारण ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होने लगता है, ठीक है। मेटा हीमोग्लोबिन होने के कारण ही क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है? जो बच्चा है उसके स्किन का कलर यानी त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, ठीक है। किस कारण से? तो ऑक्सीजन का जो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन मेटाग्लोबिन में तब्दील हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि चारण द्वारा घासों को लाभ प्राप्त होता है तो यह उदाहरण होगा।
देखिए ये कुछ रिलेशनशिप के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा समझना है कि सह उपकारिता और परभक्षण, इस दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो सह उपकारिता यानी सहजीवी यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जहाँ पे कि दोनों को फायदा हो। जैसे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है क्या कि चारण द्वारा, यानी कोई भी पशु यानी कोई भी गाय बकरी भैंस अगर घास को खा रहा है तो गाय को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, और घास को भी तो लाभ प्राप्त हो रहा है। अब क्या लाभ प्राप्त हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन किताब में लिख दिया है कि नहीं लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पे चारण यानी कोई भी पशु है उसको भी लाभ हो रहा है, और घास को चरा जा रहा है फिर भी लाभ हो रहा है घास को। तो इसका मतलब है कि यह एक क्या हो गया, सह उपकारिता हो गया। मतलब दोनों मिलजुल के रह रहा है, एक दूसरे का मदद कर रहा है, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहा है, तो उसको हम लोग सहजीवी कहेंगे, यानी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, उसी को हम लोग सह उपकारिता कहेंगे। यही यहाँ पे रहता है कि चारण द्वारा घासों को चर लिया जाता है, तब क्या कहलाएगा, तो मतलब घास को तो कोई फायदा होगा नहीं, तब वो परभक्षण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, परभक्षण, यानी उसमें सिर्फ एक को फायदा हुआ और दूसरे को घाटा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किताब में स्पेशली केस दिया है क्वेश्चन में कि चारण द्वारा घासों को लाभ प्राप्त होता है। तो चारण है मतलब वो चरेगा घास को, मतलब घास को खाएगा, और घास खाने से उसको तो भोजन मिल जाएगा और घास को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वो सह उपकारिता का एग्जाम्पल है। अब परभक्षण का एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए कि हिरन को शेर खाता है, तो क्या हिरन को कोई फायदा मिलता है, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, परभक्षण हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और सह उपकारिता का एग्जाम्पल तो भाई दो दो है, जैसे कि लाइकेन, लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन भी एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच, एल्गी और फंगी के बीच। एल्गी माने शैवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को हम लोग लाइकेन कहते हैं। फिर माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा भी क्या है, सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल है। माइकोराइजा किसके बीच, तो कवक और उच्च पादप के जड़ के बीच क्या होता है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये सब कुछ कुछ सहजीवी संबंध आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में काफी बार। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेल है। तो देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जो कि मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैंने कई बार इसको फोकस कराने की कोशिश की और यही एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, इतना ही अंडरग्राउंड स्टेम। ये देखिए मॉडिफिकेशन है स्टेम का, मतलब जो आपको लगता होगा कि प्याज क्या है, जड़ है कि तना है, तो भैया प्याज तना है, अदरक भी तना है, तो आलू भी क्या है, ये तना है, ये जड़ नहीं होता है लेकिन जमीन के अंदर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं, यानी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। और इसके पैटर्न को देखते हुए, कोई बल्ब के जैसा होता है तो कोई दूसरे के जैसा होता है, तो इसके पैटर्न को देखते हुए इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे भूमिगत तना है तो उसका अलग अलग नाम दे दिया गया, जैसे कि बल्ब नाम का जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वो किस में देखने को मिलता है, प्याज में यानी ओनियन में। ठीक है, फिर ट्यूबर किस में देखने को मिलता है, तो पोटैटो में। ट्यूबर किस में मिलता है, पोटैटो यानी आलू में। फिर राइजोम, राइजोम किस में मिलता है, तो जिंजर यानी अदरक में। और कॉर्म किस में मिलता है, तो कोलोकासिया यानी कच्चू, मेरे ख्याल से ये कच्चू ही होता है। ठीक है, हिंदी में पता नहीं उतना अच्छा से, लेकिन हाँ कच्चू ही होता है। जो कॉर्म होता है वो कोलोकासिया, कच्चू आप लोग देखे होंगे गाँव में होता है, हम लोगों के गाँव में भी कच्चू, दादी घर में कच्चू उगाया जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, जिसको खाते हैं तो मुंह में थोड़ा सा कटता भी है, मुंह में थोड़ा नोचाता है। ठीक है, तो यही है कोलोकासिया। ठीक है, ओल भी आप कह सकते हैं, शायद ओल होता है या कच्चू, पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे को उतना। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, तो स्टेम का जो आपका है वो क्या क्या एग्जांपल है, तो बल्ब, बल्ब ये याद कर लीजिए कि बल्ब का क्या होता है, ओनियन। ट्यूबर का क्या होता है, पोटैटो। राइजोम का क्या होता है, जिंजर। और कॉर्म का क्या होता है, कोलोकासिया। ओके, समझ में आ रहा ना। तो वहां पे पूछ रहे कि कौन सा सुमेल है, मतलब सही है, सही मिलान किया हुआ, तो प्याज का बल्ब पहला ही तो सही है ना। तो क्लियर हो गया ना कि प्याज का जो बल्ब है वो पहला ही सही है। अदरक का क्या अंतःभूस्थारी है, नहीं जी, राइजोम होता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखेगा तो वो राइजोम ही लिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री धानीधर किस में पाया जाता है। तो देखिए स्त्री धानीधर समझने से पहले आपको ये डायग्राम क्लियर करके मैं समझाता हूँ कि देखिए जो मर्केंसिया नाम का प्लांट होता है, क्या मर्केंसिया नाम का प्लांट होता है, ये एक ब्रायोफाइट है। क्या है, ब्रायोफाइट है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो प्लांट किंगडम यानी पादप जगत है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, फिर क्या आता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एल्गी के बाद जो ब्रायोफाइट फाइलम है यानी डिवीजन है, प्लांट्स में बोलते हैं तो डिवीजन बोला जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइलम का डिवीजन है, ब्रायोफाइट्स का डिवीजन है, उसमें एक प्लांट होता है मर्केंसिया।
मर्केंसिया, किस नाम का? मर्केंसिया। और इस मर्केंसिया प्लांट क्या है? ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी एक लिंगी पादप होता है। एक लिंगी पादप कहने का अर्थ हुआ कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। देखने में आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके क्लास 12th का, तो आपको 11th में भी है, 12th में भी डायग्राम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मेल थैलस है, ये मर्केंसिया है, उसके जो गैमी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एंथीरिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथीरिडियोफोर कहते हैं। और महिला जो क्या कहते हैं, मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसको हम लोग आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीगोनियोफोर। और इसी को हिंदी में हम लोग स्त्री धानीधर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री धानीधर, ठीक है। तो स्त्री धानीधर किस में पाया जा रहा है? मर्केंसिया नाम के प्लांट में। किसमें? मर्केंसिया नाम के प्लांट में। और जो मर्केंसिया है वो एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइट है। क्या है? ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट को ही पादप जगत का एम्फीबियन यानी उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्त्री धानीधर किस में पाया जाता है? तो मर्केंसिया नाम के प्लांट में पाया जाता है। क्लियर? क्या सभी को क्लियर लग रहा है? क्लास में मजा आ रहा है? समझते चलिए। देखिए, मैं क्लास में बकवासी बहुत कम करना पसंद करता हूँ, ठीक है। मेरा कहना है कि हम 30 मिनट का ही क्लास रखेंगे, हम फालतू का उसे 45 मिनट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा 30 मिनट ही होगा, लेकिन हम 30 मिनट में ही सिर्फ पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, लेकिन पढ़ने के लिए माइंड फ्रेश होना जरूरी है, एंटरटेनिंग वे में पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं डायग्राम्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। डायग्राम्स मैं इसीलिए यूज करता हूं ताकि आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाया जा सके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागकणों सामान्यता किसमें पाया जाता है? देखिए, वायु परागकण नहीं होगा, वायु परागन होगा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, मिसटाइप हो गया है। वायु परागन सामान्यता किसमें पाया जाता है? तो देखिए, वायु के द्वारा यदि परागन होता है तो उसको हम लोग वायु परागन कहते हैं। और वायु परागन को और क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। और वायु परागन किस में होता है? घास में जो होता है ना, नॉर्मली जो घास आप देखते हैं, दुबरी का घास हो गया, इस सब में वायु परागन के द्वारा ही परागन प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है ना कि वायु परागकणों का समान वायु परागन प्रक्रिया किस में होता है? तो घास में देखने को मिलता है, यानी ग्रासेज में। ओके, चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जाइगोमॉर्फिक एक व्यवसमित पुष्प पाए जाते हैं। तो देखिए, आपको बताता हूं कि फ्लावर के सिमेट्री के हिसाब से, किसको? फूलों के सिमेट्री के हिसाब से उसको तीन टाइप्स में बांटा गया है। तीन टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें कि एक ऐसा फ्लावर होता है जिसको कई लाइन ऑफ सिमेट्री, यदि आप समझते होंगे कि जैसे कि ये एक गोल रोटी है, तो इसको हमको लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का अर्थ हुआ, हम इसको ऐसे भी करेंगे तो 2 भाग में बट जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना। फिर हम ऐसे भी करेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऐसे भी करेंगे 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो हम इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारा है। यदि एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उसको हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। फिर यदि लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर में ब्लू वाले फ्लावर्स में कि जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब आप एक ही ऐसा लाइन होगा जिससे कि आप दोनों को बीच से भाग में बांट सकते हैं। फिर एसिमेट्रिक ऐसा फ्लावर होता है जिसको कि आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, कि कोई ऐसा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिससे कि आप उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक जो पुष्प पाया जाता है, यानी क्या, जिस आपको यही पूछा जाता है मेनली, तो एग्जाम्पल तो बहुत कम ही है, चांस आपको यही पूछ देगा कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या है, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो ओनली 1, मतलब मात्र एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक में एक से ज्यादा होता है और एसिमेट्रिक में एक भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होता है। ओके, समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पूछा है कि जाइगोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं, तो गुलमोहर का पुष्प में जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब मात्र एक ही है उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिससे कि आप उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन के अभाव के कारण आवर्त प्रवाह होता है? देखिए, ये क्वेश्चन 2017 के भी मॉडल पेपर में हमारा आया था। तो क्या सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोग सही जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं समझा दूं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन, थोड़ा सा मैं एक बार और क्लियर कर दूं, थोड़ा आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो ये डायग्राम है उसमें थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि देखिए, जो हमारा यूट्रस होता है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ
समझना पड़ेगा कि आवृत्त प्रवाह क्या होता है। देखिए जो ये आवृत्त प्रवाह की बात कर रहे हैं ये लोग, आवर्त प्रवाह या फिर आवृत्त प्रवाह जिसको बोला जाता है वो क्या होता है। तो देखिए जो लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, लड़कियों में जो मेंसेस होते हैं, तो लास्ट का जो 5 दिन, शुरुआती 3 से 5 दिन का आवृत्त प्रवाह होता है जिसमें कि लड़कियों को ब्लीडिंग होता है। तो वो ब्लीडिंग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इस ब्लीडिंग के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूट्रस होता है यानी गर्भाशय है, बच्चेदानी है, उसको 3 वाल होता है। कितना लेयर ऑफ वाल होते हैं? 3। हर एक बात से क्वेश्चन बन रहा है कि यूट्रस यानी जो गर्भाशय है उसमें 3 वाल्स ऑफ लेयर होते हैं, जो कि सबसे अंदर वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को सबसे अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और बाहर वाले लेयर जो सबसे बाहर में होता है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो ऐसा होता है कि जब किसी लड़की को आवृत्त प्रवाह होता है यानी पीरियोडिक फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसका एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर गिरता है। क्या? एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर गिरता है। ये भी पूछा जाता है कि आवृत्त प्रवाह में यूट्रस का कौन सा वाल लेयर बाहर निकलता है टूट के, तो वो होता है एंडोमेट्रियम। और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जिसका काम ही यही है कि वो एंडोमेट्रियम को समेट के रखे यानी संभाल के रखे, उसको टूटने ना दे। लेकिन लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो लास्ट के 3 से 5 दिन के बीच में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होने के कारण, यानी कौन सा हार्मोन चेंज होने के कारण, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम टूटने लगता है धीरे धीरे, और टूटते टूटते धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगता है। तो समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आवृत्त प्रवाह में किस हार्मोन के अभाव के कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अभाव के कारण। किसके कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अभाव के कारण होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अभाव के कारण जो आवृत्त प्रवाह होता है वो उसमें जो यूट्रस के कौन से लाइन टूट के बाहर निकलते हैं, कौन सा वाल? तो वो एंडोमेट्रियन वाल। ठीक है, क्लियर, समझ गए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मीन है, मतलब सही में मछली कौन सा है। तो आपको नाम के आगे तो सब में फिश लग रहा होगा, जैसे कि कटल फिश, जेली फिश, डॉग फिश, तारा मीन। तो हर चीज आपको नाम से तो मछली लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। समझे? एक्चुअली में होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग तारा मीन यानी स्टार फिश आप नाम सुनेंगे। जो स्टार फिश है वो एक्चुअली में क्या मछली है? पाइसेस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो जी नहीं, वो एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। किससे? एकाइनोडर्मेटा से। किससे बिलोंग करता है? एकाइनोडर्मेटा नाम से फाइलम से बिलोंग करता है। तो ये तो मछली नहीं है भैया। और हम लोग चलिए बात करते हैं जेली फिश का। किसका बात करते हैं हम लोग? जो जेली फिश है वो जेली फिश किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो वो निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है। तो ये भी मछली होने का तो कोई सवाल है ही नहीं उठता है। तो मतलब हमारा 2 चीज़ तो ऑप्शन में छट गया। तारा मीन यानी स्टार फिश क्या है ये याद रखिए, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा बिलोंग करता है। फिर जो जेली फिश होता है वो जेली फिश किससे बिलोंग करता है? तो निडेरिया फैमिली से। किससे? निडेरिया फैमिली से। और जो आपको बता दें हम, ये जो कटल फिश है ये मोलास्का से बिलोंग करता है। किससे? मोलास्का फाइलम से। तो भैया एक बचा क्या? कुत्ता मछली यानी डॉग फिश। ये ओरिजिनल में पाइसेस है यानी सही में मछली होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन छांटना है। तो आपको सच में एग्जाम्पल ये सब चीज़ें याद रखनी है कि तारामीन यानी जो स्टार फिश है वो क्या है? एक प्रकार का इकाइनोडर्मेटा होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इकाइनोडर्मेटा होता है। समझ रहे हैं ना? और जबकि ये जेली फिश क्या है? निडेरिया है। कटल फिश क्या है? मोलास्का है। और डॉग फिश ओरिजिनल में पाइसेस है यानी मत्स्य ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के पाचन में प्रारंभिक अवस्था किसके कारण होती है? तो दूध के पाचन में प्रारंभिक अवस्था, दूध का जो पाचन होता है प्रारंभिक अवस्था में किसके कारण होता है? तो वो रेनिन के कारण होता है। और रेनिन क्या है? रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? दुग्ध पाचक एंजाइम यानी मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, जो कि बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। देखिए हमारा आमाशय में एक प्रधान कोशिका नाम से चीफ सेल, इंग्लिश में बोले तो चीफ सेल, हिंदी में बोले तो प्रधान कोशिका। तो प्रधान कोशिका के द्वारा एक रेनिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है जो कि दूध को पाचन करने में मदद करता है। ठीक है, और जो दूध पाचक एंजाइम है रेनिन, ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है, वयस्क में ये धीरे धीरे कम हो जाता है रेनिन। ठीक है,
समझ रहे हैं ना कि मनुष्य में दूध के पाचन के प्रारंभिक अवस्था किसके कारण होती है, तो रेनिन के कारण होती है। क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रीनल पिरामिड का भाग नहीं है। तो देखिए रीनल पिरामिड होता क्या है, इसका डायग्राम मेरे को मिला नहीं, सही डायग्राम जो मैं खोज रहा था नेट पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए रीनल मतलब क्या होता है, किडनी, और किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसके कहते हैं नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर ऐसा इस करके किडनी होता है, 2 किडनी होता है, आपको भी पता है। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन। लेकिन नेफ्रॉन किस में होता है, तो जो कि किडनी है, रीनल पिरामिड इस तरीके से कुछ पिरामिड में बता रहता है, इस तरीके से कुछ पिरामिड में यहाँ पे बना रहता है। तो इस पिरामिड का कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रीनल पिरामिड का भाग, तो इसी को हम लोग रीनल पिरामिड कहते हैं, समझे। तो रीनल पिरामिड का कौन सा भाग जो नेफ्रॉन का है जो कि नहीं है, तो वो कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं, क्या, कुंडलित नलिकाएं, जिसको हम लोग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो क्या है, रीनल पिरामिड का भाग नहीं होता है, वो रीनल पिरामिड से बाहर होता है। तो रीनल पिरामिड का भाग कौन सा नहीं है, कुंडलित नलिकाएं। क्लियर, आप अगर नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कुंडलित नलिकाएं रीनल पिरामिड के क्या होता है, भाग नहीं होता है। क्लियर, चलिए अब हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट भी है जो कि हम लोग सेल साइकिल के एक जनरल कॉन्सेप्ट को इसी के थ्रू कवर कर लेंगे। तो कहता है वो जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं वो किस अवस्था में होती है। तो आपको बता दें कि एक सेल साइकिल नाम से फेज होता है, क्या होता है, सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल का एक साइकिल चलता है, ठीक है। तो सेल का जो सेल साइकिल चलता है वो उसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक इंटरफेज होता है और एक होता है एम फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। फिर एम फेज को 3 भागों में बांटा जाता है, वो होता है G1, S एंड G2। लेकिन जब सेल डिवाइड करे तब, तो जब सेल डिवाइड नहीं करना होता है तो वो जी नोड फेज में होता है। किस फेज में होता है, जी नोड फेज, इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जी नोड फेज कहते हैं। तो जी नोड फेज में होता क्या है कि सेल डिवाइड नहीं करता है। तो यही क्वेश्चन है भैया, कि क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही होती हैं वो किस अवस्था में हो सकती हैं, तो जीनोड प्रावस्था में। किसमें, जीनोड प्रावस्था में होती हैं। तो वो कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती हैं। लेकिन अब जो विभाजित होगी वो क्या करेगी, तो जीवन फेज में क्या होता है, सबसे पहले देखिए जिसको विभाजन करना है तो सबसे पहले वो जीवन फेज में आएगा। जीवन फेज में वो सेल का ग्रोथ करेगा, मतलब सेल बड़ा होगा। फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब जो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। ओके, फिर G2 फेज में क्या होता है, तो प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, कि अब जो समसूत्री विभाजन होगा उसके लिए तैयारी होता है G2 फेज में। फिर M फेज में क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। और समसूत्री विभाजन के तहत यदि कोई डिप्लॉयड है तो उससे जो बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, डिप्लॉयड ही उसका बच्चा भी बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा सेल साइकिल कुछ फंक्शन करता है। क्लियर, तो सेल साइकिल को 2 भाग में बांटा गया, एक इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को 3 भाग में, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में सेल ग्रोथ होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 फेज में प्रिपरेशन होता है माइटोसिस के लिए, फिर एम फेज में माइटोसिस होता है। बस शॉर्टकट हम लोग इतना तरीके से समझ सकते हैं। देखिए हम लोग इस साल उतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं बचा जिससे कि हम लोग चैप्टर वाइज देख सके, लेकिन जो नेक्स्ट बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वहाँ पे बहुत पहले से स्टार्ट करेंगे। आपके एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही हो सके तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट बैच, जो कि आप लोगों जिस बच्चों को लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा तो आप लोग उस बैच में आपको बिल्कुल समझ में आएगा सब चीज़, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 11th-12th क्या हर एक चैप्टर को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेन मतलब MCQ भी देखेंगे उसका। मतलब एक वहाँ पे हमारे पास कम से कम 6 मंथ्स का टाइम होगा, 6 से 8 महीने का। उस बीच में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को भी एकदम थ्योरेटिकली MCQ वाइज, थ्योरेटिकली वाइज हर तरीके से कवर करेंगे। और हमारा फोकस दोनों होगा उस समय, CUET भी होगा और नीट भी होगा, ठीक है। तो नीट नहीं मतलब CUET और UP पॉलीटेक्निक होगा। ओके, तो आप यदि बायोलॉजी से तो आप नीट का भी फॉर्म फिल कीजिए। मेरे ख्याल से देखिए रिजल्ट होना या ना होना बात अलग होता है, लेकिन आपको तैयारी करना चाहिए मेरे ख्याल से। और बायोलॉजी बिल्कुल आपको उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में नीट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा NCERT देखिए आपको कवर करना होगा, चाहे नीट वाले बच्चे हों चाहे आप हो।
समझ रहे हैं ना। और आपके एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे जो होंगे, वो जितने भी आपके कैंडिडेट हैं यूपी पॉलिटेक्निक में, मैक्सिमम बच्चे वो नीट का भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। नीट वाले बच्चे भी एकदम तीर नहीं मार लेते हैं, जिनका नहीं हो पाता है नीट में वही इधर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका नीट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ भैया। लाइफ और भी लाइफ होता है ना, हर समय दूसरा चांस देती है। तो यह आपका सेकेंड चांस है। अगर आप इसको भी खो देंगे, CUET को भी या फिर यूपी पॉलिटेक्निक को भी, तब फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा भैया, फिर आप बदनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता है कि बच्चा जो 12th 11th में बायो सेलेक्ट करता है तो उसका ड्रीम ही होता है डॉक्टर बनना, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाता है। मैं भी एक समय पे नीट स्टूडेंट ही था, मेरा भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बायो ऑलवेज मेरा स्ट्रांग रहा है, ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन बिहार में क्या कहते हैं स्टेट काउंसिल के थ्रू हो गया था, ठीक है। तो मैं अभी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं MBBS की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल रिलेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी ट्रेनिंग में भी हूँ, तो इंटर्नशिप में हूँ। तो हमारा भी देखिए मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का नीट नहीं हुआ उसका करियर प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, नहीं जी। अगर आप में टैलेंट है तो आप में कुछ हो सकता है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि नीट ही हो तभी होता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल मेरे को भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि हमारा नीट नहीं हुआ था तो क्या हम अगर वहीं पे सुसाइड कर लेते या फिर पढ़ना ही छोड़ देते। हमारे दोस्त में से कई ऐसे थे जिन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया या फिर नीट के चक्कर में धूम्रपान करने लगे, डिमोटिवेट हो गए कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। आप उस चीज़ को फेज को भूलिए, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, क्या आपसे हो पा रहा है, क्या आपको मन लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, केमिस्ट्री में फिर भी हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने में मेरे को मन नहीं लगता है, जिस कारण से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। और प्राइवेट से मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, नहीं तो प्राइवेट में सीटें 2-3 बार अलॉट हुई थी, ठीक है। मैंने 3 अटैम्प्ट भी नीट दिया था, लेकिन हमारे से नहीं हो पाया। तो मेरा कहना यही है कि भैया आपका नीट नहीं हुआ तो आपको ज़िंदगी हर समय दूसरा चांस देती है, समझ रहे ना। और दूसरा चांस में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मेडिकल करियर में, मेडिकल कोर्स में आप फार्मेसी कर लेते हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। देखिए सोशल वर्क सही है, लेकिन एक मेजर फैक्टर होता है क्या आप कमा पाएंगे। जी हाँ, एक मेडिकल स्टोर वाले बंदे कई मतलब मंथ का 1 से 2 लाख पर मंथ अर्न कर लेते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो करियर वहीं पे ख़त्म हो गया। करियर और भी है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी आपके 2 से 3 मिनट लास्ट में मैंने जया किया, लेकिन वो जया नहीं है, वो ख़राब नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो कि नीट का एक्चुअली में फॉर्म भी भरे होंगे और तैयारी भी कर रहे हैं और उनका मोटिवेशन बहुत कम होगा, मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, खुद पे विश्वास ही नहीं रह जाता है। लेकिन नहीं, खुद पे विश्वास रखिए और ज़िंदगी हर समय दूसरा मौका देती है, और उस दूसरे मौके में भी कम से कम परफेक्ट होने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब 2019 के मॉडल पेपर पार्ट 3 में। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बायोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है भैया, आपको भी वही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और नीट वाले बच्चे भी वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल आपका काफ़ी लो है आपके एग्जाम का, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम लोग जितना हो सके, मॉडल पेपर हो रहा है, मॉडल पेपर कर लेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो लास्ट में मैं एक शॉर्ट करके पूरे मॉडल पेपर को फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा कि एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा 2017 खत्म, फिर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा 2018 खत्म, लास्ट के 5 दिन में 5 मॉडल पेपर खत्म। तो इस तरीके से मैं रिवाइज करवा दूंगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। बायो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, मोटा मोटी आपका क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे और प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे। मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल हमारा फिर रात के 9 बजे क्लास होगा। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।